बॉलीवुड की दुनिया का एक ऐसा अभिनेता जिसको अपने जवानी में ही आभास हो गया कि वो अपने बुढ़ापे को कभी नहीं देख पाएंगे। नाम, पैसा, शोहरत होने के बावजूद भी वो हमेशा किराए के घर में ही क्यों रहे। 16 साल की उम्र में सगाई होने के बावजूद भी क्यों वो ताउम्र कुंवारे रहे। जिस एक्ट्रेस से प्यार हुआ उसी ने सरेआम क्यों उनको थप्पड़ जड़ दिया। फिल्में मिलने से पहले ही सेक्रेटरी रखने वाले आखिरकार यह एक्टर कौन है? ऐसे ही अनेक बातें जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। 70 के दशक के ये मशहूर एक्टर कोई और नहीं बल्कि संजीव कुमार हैं। संजीव कुमार का जन्म 9 जुलाई 1938 को सूरत के एक गुजराती परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम शांताबेन और पिता का नाम जेठालाल था। जेठालाल गुजरात में जरी की कढ़ाई का कारोबार किया करते थे। शांता उनकी तीसरी पत्नी थी। इससे पहले उन्होंने 2 और शादियां की थी। पहली पत्नी से शादी की कुछ ही सालों बाद उनकी मौत हो गई, जिसके बाद जेठालाल ने दूसरी शादी की। इस शादी में भी कुछ सालों बाद उनकी दूसरी पत्नी की भी निधन हो गई। पत्नी के मौत के बाद जेठालाल गुजरात से मुंबई चले गए और वहाँ अपनी जरी की कढ़ाई का कारोबार शुरू कर दिया और वहीं पर फ्लैट लेकर हमेशा के लिए रहने लगे। इसके कुछ ही सालों बाद जेठालाल के घर वाले उन पर एक बार फिर से शादी करने का दबाव डालने लगे, जिसके बाद उनकी शादी शांताबेन से हुई। शादी के 5 साल बाद जेठालाल और शांता से उनके बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम हरिहर जरीवाला रखा गया। आगे चलकर यही हरिहर संजीव कुमार के नाम से मशहूर हुआ। संजीव का हरिहर नाम रखने का कारण यह था कि उनके पिता भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। इस वजह से उन्होंने अपने बेटे का नाम भगवान के नाम पर रखा। संजीव कुमार के बाद शांता और जेठालाल के 2 और बेटे हुए। साल 1949 में 47 साल की उम्र में जेठालाल का हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गया। तब संजीव कुमार 11 साल के थे। जेठालाल के जाते ही उनके भाइयों ने शांता से उनकी सारी प्रॉपर्टी हड़प ली। एक ही पल में शांता गरीब हो गई। शांता जिस किसी से भी मदद मांगनी चाहिए, उन सभी ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया। गरीबी इस कदर बढ़ गई कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल पाती थी। ऐसे हालात में शांता का अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना एक सपना जैसा हो गया था। इसलिए उन्होंने संजीव कुमार का दाखिला एक सरकारी हिंदी मीडियम में कराया। अपने घर के आर्थिक हालत को सुधारने के लिए शांताबेन ने अपने घर के एक कमरे को किराए पर दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने जरी की कढ़ाई का काम भी शुरू कर दिया। माँ के साथ संजीव ने भी इन कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। उनकी माँ चाहती थी उनका बेटा जरी के कामों से दूर रहे और अच्छे से पढ़ाई करे, लेकिन संजीव अपनी माँ की सहायता करना चाहते थे। इस वजह से उनकी माँ ने उन्हें जरी का पार्सल डाकघर तक पहुँचाने का काम दिया। घर पर रहकर पढ़ाई कर पाना संजीव के लिए थोड़ा मुश्किल होता था। जब उनकी परिस्थितियों के बारे में स्कूल वालों को पता चला तो उन्होंने संजीव की सहायता करने के लिए उन्हें स्कूल में ही पढ़ने का जगह दे दिया। इसी स्कूल में उन्हें टीटवाला के द्वारा अभिनय भी सिखाया जाता था। यहीं से संजीव को अभिनय से लगाव होना शुरू हुआ। जब वो फिल्म बैजू बावरा देखे तो अपनी माँ से अभिनय की दुनिया में जाने का जिद करने लगे। उनकी जिद को देख माँ डर गई कि कहीं ये अपना भविष्य ना खराब कर ले। नाटक में रखा ही क्या है। इन सब से दूर करने के लिए उन्होंने उनकी 16 साल की उम्र में एक गुजराती लड़की से सगाई करा दी, ताकि वो एक जिम्मेदारी से बंधकर नौकरी करना शुरू कर दें। हालांकि जिस लड़की से उनकी सगाई कराई गई उससे भी कभी उनकी शादी नहीं हुई। संजीव का अभिनय के प्रति लगन देख आखिरकार उनकी माँ उनका एडमिशन
एक एक्टिंग स्कूल में कराने को तैयार हो गई। उस समय फेमस डायरेक्टर सजधर का एक्टिंग स्कूल फिल्मालय हुआ करता था। यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए जब संजीव पहुँचे तो उन्हें पता चला कि वहाँ का एडमिशन फ़ीस काफ़ी महंगा है, तो वो चुपचाप घर आ गए। उनको उदास बैठा देख माँ ने उनके एडमिशन के बारे में पूछा तो उन्होंने वहाँ की फ़ीस बताई, जिसके बाद माँ ने अपने गहने बेचकर उनका एडमिशन फिल्मालय एक्टिंग स्कूल में कराया। वहाँ जाकर उनकी दोस्ती कई लोगों से हुई। उसी में से उनके एक दोस्त थे मैकमोहन, जिसे आप सबने शोले फिल्म में सांभा के किरदार में देखा है। शोले फिल्म में सांभा एक चर्चित कैरेक्टर हैं। स्कूल में संजीव की मुलाकात डायरेक्टर A.K. हंगल से हुई तो उन्होंने हंगल साहब से उनकी फिल्मों में काम करने का अवसर मांगा। संजीव कुमार के सिंपल पहनावे, कुर्ता पजामा और चप्पल को देख A.K. हंगल उन्हें अपनी फिल्मों में काम नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने संजीव की बात को नज़रअंदाज कर दिया। इसके कुछ ही समय बाद एक अन्य डायरेक्टर ने उन्हें अपने नाटक में काम करने का ऑफ़र दिया, तो वो उसमें काम करने को तैयार हो गए। जब उस नाटक को A.K. हंगल ने देखा तो वो संजीव की एक्टिंग को देख दंग रह गए, जिसके बाद उन्होंने संजीव को अपने नाटक डमरू में 60 साल के बूढ़े का रोल दिया। तब उनकी उम्र 19 साल थी। इस नाटक में संजीव ने 60 साल के बूढ़े का रोल इतना बखूबी निभाया कि सब उनके अभिनय को देख चकित रह गए। नाटकों से शुरुआत करने वाले संजीव को साल 1960 में आखिरकार फिल्म हम हिंदुस्तानी से बॉलीवुड में आने का मौका मिल ही गया। इस फिल्म में सुनील दत्त और आशा पारेख जैसे कलाकार काम कर रहे थे। हम हिंदुस्तानी फिल्म में संजीव का रोल मात्र 2 मिनट का था। इस फिल्म की रिलीज़ के बाद संजीव अपनी मां के साथ फिल्म देखने गए। फिल्म में अपने बेटे को केवल 2 मिनट के छोटे से रोल में देख वो दुखी हो गई। इसके बाद संजीव डायरेक्टर और स्टूडियो के चक्कर लगाने लगे ताकि उन्हें फिल्मों में काम मिल सके। उस दौरान उन्होंने अपना नाम बदलने का सोचा, क्योंकि फिल्मी दुनिया के लिए उन्हें हरिहर जेठालाल नाम काफ़ी बड़ा लगता था। उन्होंने अपना नाम एस से ही रखने का सोचा, क्योंकि उनकी माँ का नाम शांताबेन था और वो अपनी माँ के नाम के लेटर से ही अपना नाम रखना चाहते थे। काफ़ी सोचने के बाद उन्हें संजीव नाम सही लगा, इसलिए उन्होंने संजीव नाम रख लिया। इसके आगे का टाइटल कुमार उन्होंने उस ज़माने के मशहूर दिलीप कुमार और अशोक कुमार की कामयाबी को देखते हुए रखा। इस तरह हरिहर जेठालाल बन गए संजीव कुमार। इस फिल्म के बाद संजीव कई फिल्म मेकर्स के पास फिल्म में काम मिलने की उम्मीद से गए, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा था। इसी बीच वो डायरेक्टर नंदलाल शाह के पास पहुँचे। नंदलाल अपनी फिल्म के लिए कलाकार की तलाश में थे। जब संजीव ने खुद को उनकी फिल्म में लेने को कहा तो उन्होंने अपना फ़ोटो और नंबर लिख कर देने को कहा। इसके बाद संजीव को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। पूरे दिन इंतज़ार करने के बाद जब उनके पास कोई कॉल नहीं आया तो वो डायरेक्टर नंदलाल से मिलने स्टूडियो पहुंच गए। वहां जाकर जब वो देखे कि उनका फ़ोटो डस्टबिन में फेंका गया है तो वो बेहद दुखी हुए। साल 1962 में उन्होंने राजश्री प्रोडक्शन की आरती फिल्म के लिए स्क्रीन टेस्ट दिया, लेकिन इसमें वो सेलेक्ट नहीं हो सके। इसके बाद वो बी ग्रेड की फिल्में करना शुरू कर दिए। बी ग्रेड फिल्में वो होती हैं जो कम बजट और कम अच्छे एडवांस इक्विपमेंट्स के साथ तैयार किए जाते हैं और इसमें काम कर रहे कलाकार को कोई ख़ास पहचान नहीं मिल रही होती है। बी ग्रेड फिल्मों में काम करने के दौरान उनकी एक्टिंग को देखकर एक शख्स उनसे बेहद प्रभावित हुआ, जिसका नाम जमुना दास था। जमुना दास वो शख्स थे जो फिल्मों के कॉस्ट्यूम उन तक पहुंचाते थे। एक दिन जमुना दास जी ने उनसे कहा कि आप मुझे अपना सेक्रेटरी बना लीजिए। मुझे पता है अभी आप मुझे पैसे नहीं दे पाएंगे, लेकिन जब कभी आप एक मशहूर एक्टर बन जाएंगे और आपके पास पैसे होंगे तब आप मुझे मेरा फीस दीजिएगा। जमुना दास की बातें सुनने के बाद संजीव ने उन्हें अपना सेक्रेटरी बना लिया। इस तरह
वो पहले एक ऐसे एक्टर बन गए जिसके पास नाम और शोहरत से भी पहले सेक्रेटरी था। कई सालों तक बी ग्रेड की फिल्में करने के बाद आखिरकार 1965 में एक ऐसी फिल्म ऑफर हुई जिसमें वो पहली बार मुख्य अभिनेता के रूप में दिखाई दिए। इस फिल्म का नाम निशान था, लेकिन इस फिल्म ने उन्हें कुछ खास पहचान नहीं दिला पाई। उस दौरान उन्हें जो भी फिल्में मिली तो उसमें वो काम करते गए, जिसमें पति पत्नी, बादल, नौनिहाल, स्मगलर, हुस्न और इश्क, गुनहगार जैसी फिल्में शामिल हैं। लेकिन ये सब फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल न कर सका। साल 1968 में फिल्म शिकार में संजीव को एक पुलिस ऑफिसर का रोल मिला। इस फिल्म में धर्मेंद्र मेन रोल में थे। फिल्म में एक फेमस एक्टर धर्मेंद्र के होने के बाद भी संजीव ने दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने पर मजबूर कर दिया। इस फिल्म में उनके बेहतरीन अभिनय के लिए उन्हें सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर अवार्ड मिला। उसी साल 1968 में उनकी एक और फिल्म संघर्ष आई, जिसमें उनके साथ नामी कलाकार दिलीप कुमार नजर आए। इस फिल्म में भी संजीव ने दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। इसके बाद उन्होंने राजा और रंक, सत्यकाम, आशीर्वाद और अनोखी रात जैसी फिल्मों में काम कर बॉलीवुड जगत में अपना एक नाम बना लिया। अब दर्शक उनके नाम से उन्हें जानने लगे थे। बाकी एक्टर्स की तरह उनके भी लाखों की संख्या में फैंस बन गए। साल 1970 की फिल्म खिलौना की कामयाबी ने उन्हें अन्य सितारों के बीच और चमका दिया। उसी साल उनकी फिल्म दस्तक में उनके अभिनय को देखते हुए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 1972 में उन्हें कोशिश फिल्म में एक गूंगे का किरदार ऑफर हुआ। इस चुनौतीपूर्ण किरदार को उन्होंने बिना एक भी संवाद बोले जिस प्रकार से अपनी आंखों और चेहरे के भाव से प्रदर्शित किया, वह वाकई में काबिले तारीफ है। साल 1974 की फिल्म नया दिन नई रात में संजीव कुमार ने 9 किरदार निभाए थे। इस फिल्म में उनके अलावा जया भादुड़ी, वी गोपाल और दिलीप दत्त भी थे। संजीव द्वारा निभाए गए वो 9 किरदार लूले लंगड़े, अंधे कोढ़ी, किन्नर बीमार, जवान डाकू और प्रोफेसर के थे। नई दिन नई रातें फिल्म तमिल फिल्म नवरात्रि का हिंदी रीमेक था, जिसमें शिवाजी गणेशन ने 9 किरदार निभाए थे। उन्होंने गुलजार के साथ 9 फिल्मों में, जिसमें मौसम, आंधी, अंगूर, नमकीन प्रमुख फिल्में हैं। साल 1973 में डायरेक्टर रमेश सिप्पी शोले फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म में ठाकुर के रोल के लिए उन्होंने संजीव कुमार को फाइनल किया, जिसकी एक वजह यह भी थी कि संजीव कुमार उम्रदराज व्यक्ति के रोल को बखूबी निभाया करते थे। पहले तो ठाकुर के रोल को धर्मेंद्र करना चाहते थे, लेकिन सिप्पी साहब की यह कहने के बाद कि अगर तुम ठाकुर का रोल करोगे तो वीरू का रोल संजीव को दे दिया जाएगा और उनके साथ हेमा मालिनी अधिक स्क्रीन पर नजर आएंगी। इसको सुनने के बाद धर्मेंद्र वीरू का रोल करने को तैयार हुए ताकि वह हेमा मालिनी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सकें। शोले फिल्म में ठाकुर के किरदार में संजीव कुमार इतना फेमस हुए कि आज भी उनके किरदार को दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया जाता है। संजीव कुमार ऐसे एक्टर थे जो अपने इमेज की परवाह किए बिना किसी भी किरदार को निभाने के लिए तैयार हो जाते थे। जहां एक तरफ फिल्म अनामिका में उन्होंने जया भादुड़ी की प्रेमी का किरदार निभाया, वहीं दूसरी तरफ फिल्म परिचय में वो जया के पिता का किरदार निभा रहे थे। फिल्म शोले में उन्होंने जया के ससुर की भूमिका अदा की। इससे यह पता चलता है कि उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि उन्हें उनकी उम्र से अधिक दिखने वाले किरदार निभाने से कोई आपत्ति था। जब संजीव हेमा मालिनी के साथ फिल्म सीता और गीता की शूटिंग कर रहे थे, उस दौरान उन्हें हेमा मालिनी से प्यार हो गया और वो हेमा से शादी करना चाहते थे। इसलिए वो उनके घर उनकी माँ से मिलने पहुँच गए। संजीव ने जब हेमा से शादी करने का प्रस्ताव रखा तो उनकी माँ के सामने उन्होंने कहा कि
मैं एक ही शर्त पर शादी कराऊंगी, वह यह है कि मेरी बेटी शादी के बाद भी फिल्मों में काम करेगी। लेकिन संजीव को एक ऐसी लड़की से शादी करना था जो घर पर रहकर उनकी माँ की देखभाल कर सके। इस बात का जिक्र खुद हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू में किया था। इसके अलावा एक कारण यह भी था कि हेमा धर्मेंद्र को पसंद करती थी। इन सब के चलते संजीव और हेमा की शादी नहीं हो सकी। इसके अलावा एक्ट्रेस नूतन के साथ भी संजीव का नाम जोड़ा जा चुका है। कहा जाता है कि संजीव का दिल एक्ट्रेस नूतन पर भी आया था, लेकिन उनके साथ भी उनके प्यार की कहानी अधूरी रह गई। नूतन पहले से ही नेवी ऑफिसर रजनीश बहल से शादी के बंधन में बंध चुकी थी। फिल्म गौरी में संजीव और नूतन ने साथ में काम किया था, जिसके बाद से उन दोनों का नाम साथ में जोड़ा जा रहा था। इसके बाद उन दोनों ने साल 1970 में देवी फिल्म में भी साथ में काम किया। इसके बाद से तो उनके अफेयर की चर्चाएं काफ़ी तेज़ी से फैलने लगी। उस समय अखबारों की हेडिंग होती थी, संजीव और नूतन एक दूसरे के प्यार में हैं। इस खबर से नूतन की शादीशुदा जिंदगी इफेक्ट होने लगी। इन सब के चलते नूतन ने संजीव को सेट पर सबके सामने जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिसकी वजह उन्होंने खुद के पति को बताया कि अफवाहों को ख़त्म करने के लिए उनके पति ने ऐसा करने को कहा था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक करीबी से पता चला कि ऐसी अफवाहें फैलाने को संजीव ने ही कहा था। इन सब के चलते संजीव और नूतन के बीच का रिश्ता इतना ख़राब हो गया कि फिल्म देवी की शूटिंग रुकवानी पड़ी, जिसके बाद फिल्म के डायरेक्टर वी मधुसूदन राव ने एक मीटिंग की जिसमें सभी कलाकार मौजूद थे। इसके साथ वहां नूतन के पति रजनीश भी मौजूद थे। इस मीटिंग में संजीव ने नूतन से अपनी हरकत के लिए माफ़ी मांगने को कहा, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। तब रजनीश ने अपनी पत्नी के साइड से माफ़ी मांगी, जिसे संजीव ने ठुकरा दी। इन सब के बाद डायरेक्टर साहब ने किसी तरह संजीव और नूतन में सुलह कराकर देवी फिल्म शूटिंग स्टार्ट कराई। सुलक्षणा पंडित सहित कुछ और अभिनेत्रियों के साथ भी संजीव के संबंधों की चर्चा हुई, लेकिन संजीव ने किसी से शादी नहीं की। धीरे धीरे वो नशे के आदी होने लगी। सुबह तक शराब का सेवन करने की वजह से संजीव सेट पर देरी से पहुंचने लगे। अपने शॉट्स को एक ही टेक में देने की वजह से उनके देर से आने पर भी डायरेक्टर और उनके अन्य साथी कलाकार उनसे नाराज़ नहीं होते थे। अपने जीवन में नाम, पैसा, शोहरत कमाने के बावजूद भी संजीव हमेशा किराए के घर में रहे। उन्होंने कई बार घर खरीदने की कोशिश की, लेकिन किसी न किसी वजह से वो घर नहीं ले पाए। एक बार जुहू में उन्होंने एक घर खरीदा, लेकिन बाद में पता चला कि उस घर पर कुछ कानूनी विवाद चल रहे हैं, जिसके बारे में उन्हें पहले नहीं पता था। इस वजह से उन्हें वह घर छोड़ना पड़ गया। 37 साल की उम्र में संजीव कुमार को पहली बार हार्ट अटैक आया था। इसके बावजूद भी वो अपनी जीवन शैली को नहीं सुधारे। जल्द ही उन्हें दूसरी बार भी हार्ट अटैक आ गया। इसके बाद संजीव अमेरिका जाकर अपनी ओपन हार्ट सर्जरी कराए। अमेरिका से लौटने के बाद संजीव को आराम करने का मौका नहीं मिला। अपनी पेंडिंग फिल्मों को पूरा करने के चक्कर में वो लगातार काम करते रहे, जिसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें तीसरी बार हार्ट अटैक आ गया। 6 नवंबर 1985 को वो दुनिया को अलविदा कह गए। 6 नवंबर 1980 में संजीव कुमार के लिए वह तारीख था जिस दिन उनकी मां उन्हें छोड़कर दुनिया से चली गई थी। उसी दिन वो भी दुनिया को छोड़ जाएंगे, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा होगा। शायद संजीव कुमार को पहले से ही आभास हो गया था कि वह ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेंगे। इसलिए तो उन्होंने एक शो के माध्यम से बताया कि मेरे हाथ की रेखाओं को देखकर किसी ने बताया था कि मेरी उम्र लंबी नहीं है, मेरे नसीब में बूढ़ा होना लिखा ही नहीं है, इसलिए फिल्मों में बूढ़ा बनकर बुढ़ापे का अरमान पूरा कर रहा हूँ। वही मौत का डर सताने की दूसरी एक और भी वजह थी, वह यह भी कि संजीव कुमार के परिवार में ज़्यादातर पुरुषों की मौत कम उम्र में हुई थी। 37 साल की उम्र में उन्हें दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका डर और अधिक बढ़ गया और हुआ भी ऐसा। 47 साल की ही उम्र में
वो दुनिया को अलविदा कर गए। संजीव कुमार बेहद ही सामान्य किस्म के शख्स थे। उनको दिखावा करना पसंद नहीं था, इस वजह से वो सिंपल कपड़े पहना करते थे। अन्य कलाकार अपने कपड़े पर बहुत खर्च करते थे। इसके अलावा संजीव ज़्यादा चैरिटी नहीं करते थे। इन सब वजहों से इंडस्ट्री के लोग उन्हें कंजूस एक्टर कहते थे। हालांकि उनके इस दुनिया से जाने के बाद उनकी सेक्रेटरी जमुना दास ने उनकी हिसाब की डायरी पढ़कर बताया कि उनके कई एक्टर साथी और निर्माता निर्देशकों ने उनसे 94,36,000 रुपये उधार लिए थे। ये पैसा उन्हें कभी वापस नहीं मिल सका था। संजीव कुमार के जाने के बाद सिर्फ बोनी कपूर ही ऐसे इंसान थे जो उनका पैसा लौटाने गए थे, जिसके बारे में संजीव के परिवार वालों को नहीं पता था। बॉलीवुड में संजीव कुमार के योगदान का हमेशा सम्मान किया जाएगा। संजीव कुमार की जीवनी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।